हेलो बच्चों, हम लोग रिवीजन सीरीज का फोर्थ लेक्चर देख रहे हैं और फोर्थ लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं कि मैक्सवेल का क्रूस नियम का कॉर्क स्क्रू नियम का। जैसे कि मैक्सवेल का स्क्रू नियम ये कहता है कि जैसे अगर हम बात करें कि पिछले टर्म पे हमने बात किया था कि अगर कोई वायर है, वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग दाहिने हाथ अंगूठे के नियम को लगा के हमने उसकी चुंबकीय क्षेत्र को देखा था। हमने कहा था जिधर करंट होगा उधर हम अपने अंगूठे को रख देंगे और उंगली को उधर मोड़ेंगे जिधर हमारी रेखाएं हैं, उधर की तरफ मोड़ेंगे तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उसमें पता चल जाएगा कि उस करंट कैरिंग वायर में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, किधर है। तो वैसे ही मैक्सवेल का ये स्क्रू नियम भी कहता है कि मैक्सवेल का स्क्रू नियम के अनुसार यदि स्क्रू के आगे बढ़ाने की दिशा धारा की दिशा को दर्शाती है तो स्क्रू के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। अगर स्क्रू को हम कस रहे हैं तो स्क्रू को कसेंगे तो धारा की दिशा, मान लीजिए कि हम स्क्रू जिधर कसेंगे उधर मान लीजिए धारा बह रही है, तो स्क्रू को कसते वक्त हम जिधर रोटेट करेंगे वो रोटेशन क्या बताएगी आपको बाबू, मैग्नेटिक फील्ड अर्थात बोला जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ध्यान रखिएगा ये एक लॉ है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे हम बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू, ऐसे बोला जाता है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, और दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र को हम देखते हैं तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ विद्युत धारा इसमें बह रही है और ये क्या है, एक वृत्ताकार एक धारावाही वृत्ताकार पास है, तो इसमें हम पास में चुंबकीय क्षेत्र को देखने की कोशिश करें तो देखो ये चुंबकीय क्षेत्र अगर सिरों पे देखें तो सिरों पे जैसे ही करंट फ्लो हो रही है उसी के अकॉर्डिंग हमने राइट हैंड थंब रूल को हमने लगाया है। उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि यहाँ पे जो करंट का दिशा है एक क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज, इसकी दिशा को हम लोग देख सकते हैं कैसे ये इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बता रहा है कि करंट के अकॉर्डिंग। तो पहला यहाँ बात कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर कंसेंट्रिक सर्कल द्वारा दर्शाई जाती है। मतलब कहीं भी अगर देखें, अगर मान लो कि हमने पिछले टर्न पे देखा था बाबू कि एक वायर थी और उस वायर में हमने कहा था कि अगर ये करंट इसमें फ्लो कर रही है इस वायर में, तो हमने कहा था कि करंट के थंब यहाँ रख देंगे और थंब के अकॉर्डिंग हाथ हमारा उधर के मोड़ेंगे जिधर हमारा रेखाएं होती हैं हाथ में, उधर की तरफ उंगली को मोड़ेंगे तो यहाँ पे एक हो गया, एक कंसेंट्रिक सर्किल बन जाएगा। तो कंसेंट्रिक सर्किल जो बनेगा वही सर्किल क्या बताती है बाबू कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ पर लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर कंसेंट्रिक सर्किल द्वारा दर्शाई जाती है। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ का हमने देखो यहाँ पे एक कंसेंट्रिक सर्किल द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा दिया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब हम तार से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम तार से दूर चलते जाएंगे बाबू वहाँ जाते हैं तो वृत्त लगातार बड़े होते जाएंगे। देखो ये वृत्त अब देखा जाए तो ये वृत्त इतना बड़ा हो गया, तार से हम जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये वृत्त क्या हो जाएगा हमारा बड़ा होता जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लूप के केंद्र पर सरल रेखा होती है। देखो यहाँ पे अगर बात की जाए कि लूप के केंद्र पर आती है तो सरल रेखा के रूप में हमें मिल जाती है, और ये सरल रेखा के रूप में अगर यहाँ इसको बोला जाता है इसे हमने बोला यस साउथ और इधर बोला हमने नॉर्थ डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा ये कुछ बातें हमारी बेसिकली हैं और ये रिवीजन में थोड़े स्पीड रहते हैं बाबू, ध्यान रखिए कुछ बातों पे। और हम चौथा बात कर रहे हैं कि लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। तो अगर बात की जाए देखो ये लूप के अंदर अगर बात की जाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी हो जाएगी, एक समान होगी। ठीक है, अगर बात की जाए सोलेनॉइड तो इसे परिनालिका कहते हैं। अगर बात की जाए कि परिनालिका है क्या, तो ये देखो ये जो हमारा ये जो अंदर लोहा है या हम बोलें कि ये जो हमने अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा वाइट का दे रखा है इसे हम बोलते हैं नर्म लोहे। नर्म लोहे पर अगर हम लोग कॉपर की वायर को लपेट दें तो एक जो स्ट्रक्चर बन के आता है उसे बोलते हैं परिनालिका। लिखा भी है पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलन की आकृति के अनेक फेर वाली कुंडली को क्या बोलेंगे, परिनालिका कहेंगे। और यह परिनालिका ये जो अंदर हमारा नर्म लोहा है अगर इसमें हम इसको लपेट देंगे कॉपर वायर को और इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो एक जो हमारा अंदर का नर्म लोहा है वो कैसे व्यवहार करने लगेगा बाबू, एक हमारे मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगेगा। और ये क्या क्या निकालेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यहाँ बोला जाए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा, निकालेगा बाहर की तरफ। देखो ऐसे निकल रहा है। और देखो साउथ में हम जानते हैं कि साउथ में जब आएगी तो साउथ में हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साउथ में समाहित हो जाती हैं और नॉर्थ से निकलती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रही है बाबू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा परिनालिका क्या होती है। तो आप कह सकते हो कि एक परिनालिका को अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर नर्म लोहे को हम डालते हैं, नर्म लोहे पे एक
पास पास लिपटी विद्युत रोधी तांबे के तार को बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को ही हम क्या कहेंगे, परिनालिका कहते हैं। और परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक जैसा होता है। तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा, छड़ चुंबक जैसा होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा भी है। फिर देखो कह रहा है कि परिनालिका के बाहर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखा जाए तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी हो जाएगी, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। मतलब कि हम बात करें कि उत्तरी ध्रुव से कैसे हो जाएगी, दक्षिणी की तरफ। यहाँ पे देखो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखा जाए तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी हो जाएगी, दक्षिण से किधर हो जाएगा, उत्तर की तरफ। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक बातें। देखो मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट और दूसरा होता है वो परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रिक मैग्नेट मतलब जो विद्युत चुंबक होता है, और दूसरा अस्थायी चुंबक जिसे बार मैग्नेट यहाँ पे बोलते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये मेरा बार मैग्नेट इसे बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट। और इलेक्ट्रिक मैग्नेट जैसे कि मान लो करंट जिसमें फ्लो हो रही हो और वो मैग्नेट के रूप में व्यवहार कर, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेट। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट। ये कैसा होता है, ये अगर देखा जाए तो ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है। ये जब तक हम करंट बहाएंगे तब तक उसमें वो मैग्नेट के भांति व्यवहार करेगा, इसलिए लिखा है सो कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज मतलब कि उसका मैग्नेटिक व्यवहार को हम लोग खत्म कर सकते हैं करंट को रोक कर। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है स्ट्रेंथ, जो इसकी शक्ति है स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड। जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा, अगर मान लो कि एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तब ये मैग्नेटिक तरह या ये मैग्नेट की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर इस करंट में, इस वायर में करंट कम कर दिया जाए तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। अगर बैटरी को चेंज कर दिया जाए तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। फिर लिखा हुआ है जनरली ये कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे वायर है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह हो गया। अब देखो यहाँ हम कहते हैं कि यहाँ पे लोहा ले लेंगे तो कैसा हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ देखो परमानेंट मैग्नेट, इसे बोलते हैं स्थायी चुंबक। पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है कैन नॉट बी इजिली डीमैग्नेटाइज, मतलब इसको आसानी से हम लोग इसका जो चुंबकीय गुण है उसमें से हम लोग आसानी से हटा नहीं सकते। दूसरा पॉइंट लिखा है स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड, जो इसकी शक्ति है वो हमेशा क्या होगी, फिक्स्ड रहेगी। जैसे मान लो कि थोड़े से दूरी पर अगर कोई चुंबक रख दें और चुंबक लोहे को पास ले जाए, जितना पहले खींचता था उतना ही बाद में खींचेगा, 1-2 साल बाद भी, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखा है कि पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो पोलैरिटी अगर इधर एक का इसका नॉर्थ इधर लिख दिया हो और इधर साउथ लिख के आया हो तो इसकी पोलैरिटी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि साउथ की तरह व्यवहार करे और ये नॉर्थ की तरह, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। फिर हमने कहा कि जनरली कैसे होंगे, वीक मैग्नेट होंगे, ठीक है। ये सब बेसिक बातें आपको क्लास में पढ़ा दी गई हैं, आप ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें जो हैं कि आपको समझते रहनी है। अब जो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र, अगर कहा जाए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल कैसे देखेंगे। तो देखो यहाँ हमने डायग्राम बना के रख दिया कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई धारावाही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल की गणना करें। तो हमने कहा कि अगर ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक धारावाही चालक हमने रख दिया है या एक रॉड हमने रख दिया, इसमें धारा करंट फ्लो हो रही है और ये आई एम्पियर यहाँ पे आई बह रही है, ठीक है, और इसका लेंथ है एल। तो हमने कहा कि इस पर जो बल आरोपित होगा वो यह बराबर आई बी एल साइन थीटा। आई जो इसमें प्रवाहित हो रहा है, बी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, और यल क्या है, इसकी लंबाई। अच्छा, यहाँ पे जो थीटा है वो यल और बी के बीच के बना कोण है। यहाँ देखो यल मतलब कि ये इसकी लंबाई यल और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच बना कोण है। तो आई क्या है यहाँ पे धारा और बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, एल क्या है लंबाई वायर की और थीटा क्या है बी और एल के बीच का बना कोण। अच्छा, यहाँ पे जो आपके बुक में लिखा हुआ है उसके बारे में देख लें, एनसीईआरटी की पॉइंट है, कह रहा है कि आंद्रे मैरी एम्पियर ने 1775 से लेकर 1836 में बताया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण से समान परंतु दिशा के विपरीत बल आरोपित करता है। तो यहाँ पे देखो, अगर बात किया जाए कि कोई भी चुंबक अगर विद्युत धारावाही चालक पर इसका परिमाण तो समान रहेगा परंतु इसका दिशा विपरीत दिशा में यह बल आरोपित करेगा, ठीक है। चलो नोट पॉइंट में कुछ लिखा हुआ है, चालक में विस्थापन उस समय होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। अब देखो सबसे ज़्यादा विस्थापन कब होगा, जब ये इसके लंबवत हो जाए। लंबवत मतलब कि ऐसे 90 डिग्री पे, तो इसका विस्थापन ज़्यादा होगा, बल ज़्यादा आरोपित होगा। तो ये बराबर आई बी एल साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखा है कि विद्युत धारा की दिशा
बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। अगर विद्युत धारा की दिशा बदल दोगे तो बल की भी दिशा बदल जाएगी। ठीक है, अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को ऐसे आप उंगली को खोलें कि ये तीनों एक दूसरे के मतलब कि परपेंडिकुलर या कहा जाए कि लंबवत हो, एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो। एक दूसरे के लंबवत मतलब कि एक दूसरे क्या हो, 90 डिग्री कोण पे रखे जाए। तो ये देखो थंब जो अंगूठा होगा, थंब वो बल को बताएगा, और जो तर्जनी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, और ये जो मध्यमा होता है किसको बताएगी, करंट को। अब देखो यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे इसके बीच में 90 डिग्री का कोण, और इसको अगर थोड़ा सा अपोजिट किया जाए तो इसके बीच में भी 90 डिग्री का कोण। मतलब कि पूरे एक तीनों को एक दूसरे के प्रति देखा जाए तो तीनों कैसे होंगे, 90 के मतलब कि लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं बाबू, लंबवत। तीनों ऐसे यहाँ पे कहा जाता है कि अंगूठा, अगर कोई पूछेगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताइए तो बोलिएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार हम अपने बाएं हाथ की उंगली को ऐसे फैलाएंगे जिसमें कि अंगूठा जिसमें कि तीनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो, और जो अंगूठा है वो फोर्स को, बल को बताए, और जो हमारी तर्जनी है मैग्नेटिक फील्ड को बताए, जो कि मध्यमा है वो क्या बताए, करंट को। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ऐसे पूछेगा तो 1-2 नंबर में पूछेगा, लिख दीजिएगा बोर्ड में। ठीक है, अब देखो विद्युत मोटर। देखो विद्युत मोटर बहुत लंबी क्लास लेते हैं हम लोग, विद्युत मोटर को पढ़ाने में आराम से पढ़ाया जाता है। अब ये रही कि हमारा रिवीजन सीरीज है, तो हम विद्युत मोटर को थोड़े से में लेके रखे हुए हैं, और विद्युत मोटर का एक हमारा शॉर्ट वीडियोस पड़ा हुआ है, उसका लिंक इसमें इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा उसको। पूरा एनिमेटेड वीडियो है, उसको आपको देख के ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी युक्ति जो विद्युत मोटर जो होती है, ऐसी युक्ति जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है, उसे क्या बोलेंगे, विद्युत मोटर। अच्छा, विद्युत मोटर कहाँ होता है, विद्युत मोटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में। तो जो आपका पंखा है, पंखा में जो मोटर लगा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रहा है और किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। जो आपकी वॉशिंग मशीन है, MP3 प्लेयर है, उस सब क्या है, विद्युत मोटर लगा हुआ है। और विद्युत मोटर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है और अपने मैकेनिकल एनर्जी में उसको परिवर्तित करता है, उसको रोटेट करता है। ठीक है, और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत मोटर मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और देख लेते हैं विद्युत मोटर होता है कैसा है। विद्युत मोटर में ये देखो, एक अगर बात किया जाए कि मैग्नेट के बीच में एक हमारा आयताकार कुंडली लगा होता है ABCD, और यहाँ पे विभक्त वलय होंगे PQ। ठीक है, और यहाँ पे ब्रूस भी लगा होगा XY, और यहाँ पे ये बैटरी से जुड़ा होगा, ये विद्युत स्रोत है, या बैटरी से जोड़ देंगे इसको, जो हमारा जुड़ा होगा, और ये कुंजी होगा। ऐसे हम रोटेट करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चली जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चली जाए, जब भी आप बोलें तो विद्युत मोटर का मतलब ये आपको हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि विद्युत ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे हम बात करेंगे, वहाँ पे जो डिवाइस लगी हो कैसी होगी, मोटर, विद्युत मोटर। अच्छा, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये 1831 में माइकल फैराडे ने दिया था, और यह प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अगर कोई बात पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के हाथ कह देना कि मेरा दोस्त मेरे से कुछ अच्छी गुणों को सीख रहा है, मतलब कि मेरे से प्रेरित हो रहा है, अर्थात कि मेरे अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं मेरे परिवर्तित होने की वजह से उसको परिवर्तित कर रही हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, प्रेरण कहलाएंगे। उसे क्या बोलेंगे, प्रेरण। अगर ये कुंडली में चल रहा हो, अगर हमने यहाँ पे कुंडली एक लगा दी है, कुंडली में देख रहे हैं कि वह प्रोसेस हमने लिखा भी है, वह प्रोसेस जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, तो उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये मेन पॉइंट है कि जब भी आपसे कोई पूछेगा कि किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में क्या हो जाए, विद्युत धारा प्रेरित हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम नीचे एक स्लाइड लिखे हुए हैं स्टेटमेंट के रूप में कि कुंडली जो एक है, कुंडली 1 में विद्युत धारा परिवर्तन करने पर कुंडली 2 में क्या हो जा रहा है, विद्युत धारा प्रेरित हो जा रही है। तो यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, इसी गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम देखेंगे कि इसमें कुंडली में अपोजिट बहता है, परंतु गैल्वेनोमीटर हम देखेंगे कि डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, तो इसी को बोलेंगे। इसने 1831 में माइकल फैराडे ने दिया था, और माइकल फैराडे ने मैग्नेट को फेंक के दिया था,
ठीक है, ये कहानी अलग है, जो आप क्लास 12th में आएंगे तो इसको विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, यहाँ बात करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो होता है बाबू, ध्यान रखिएगा कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताता है कुछ चीज़ों को। तो राइट हैंड रूल में जो अंगूठा है, फिर से वही हम बात कहेंगे कि राइट हैंड रूल में हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में हम अपने दाएं हाथ को ऐसे रखेंगे कि उसमें तीनों उंगलियां, मतलब कि थंब, तर्जनी और मिडिल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो। तो जो हमारा अंगूठा होगा चालक की गति को बताएगा, जबकि हमारी जो तर्जनी होगी वो चुंबकीय क्षेत्र को, और जो हमारा मिडिल फिंगर होगा चालक में प्रेरित विद्युत धारा को बताएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं। अब देखो विद्युत जनित्र को भी हमने शॉर्ट वीडियोस में इस वीडियो के लिंक में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, परंतु कुछ बातें हम यहाँ पे लेकर रख रखे हैं। और अच्छा, विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी, उसके बारे में आप बढ़िया से डिटेल में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख लो बाबू, अगर बात की जाए कि विद्युत जनित्र क्या है, ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी, जनरेटर देखो, जनरेटर उसको मारो, हैंडल मारो, तो वहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने यांत्रिक ऊर्जा दिया, और यांत्रिक ऊर्जा को हमने क्या किया, उधर देखो सामने वाला अगर रामू खड़ा होगा बल्ब के पास तो कहेगा चाचा बल्ब जल रहा है, मतलब क्या कि आपने क्या किया कि हैंडल जब मारा तो वहाँ से करंट जो मैकेनिकल एनर्जी को कहाँ परिवर्तित हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक ऐसी डिवाइस है जनित्र, मतलब जनरेटर, विद्युत इलेक्ट्रिकल जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसको और यह माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत का उपयोग करती है, मतलब उसी पे कार्यरत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक हमने चित्र बना के रख रखा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये मैग्नेट है, और मैग्नेट के बीच में आयताकार कुंडली हमने डाल दिया है, और यहाँ पे हमने वलय लगा दिया है R1 और R2, और हमने ब्रूस लगाया है B1 और B2। यहाँ पे स्लिप रिंग लगाया है, स्लिप रिंग, ठीक है, स्लिप रिंग लगा हुआ है, और ये स्लिप रिंग की वजह से हमने AC और DC में अंतर आ जाती है। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे विद्युत जनित्र को आप पढ़ के जाइएगा, और डिस्क्रिप्शन में हम विद्युत जनित्र को डाल दे रहे हैं, वीडियो एनिमेशन वीडियो है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, उसको देखकर जाइएगा। अब देखो घरेलू विद्युत परिपथ 3 प्रकार के तार उपयोग में ली जाती हैं। तो देखो यहाँ पे हमने एक इमेज लिया है, आपके NCERT का है, ये है भू संपर्क तार, और ये विद्युत तन्मय तार, और ये उदासीन तार। विद्युत तन्मय तार को हम लोग पॉजिटिव तार कहते हैं, पॉजिटिव वायर कहते हैं, और उदासीन तार को हम लोग निगेटिव, और ये भू संपर्क तार को अर्थिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थिंग। अब आओ देखते हैं, 3 प्रकार के तार उपयोग में ली जाती हैं, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा भू संपर्क तार। तो धनात्मक का पहचान होगा लाल विद्युत रोधी आवरण होने की वजह से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आजकल तो कई कलर का नहीं होता है, मतलब कि एक सिंगल कलर का आ रहा है, परंतु ध्यान रखिएगा जब भी हम धनात्मक के लिए बात करें तो धनात्मक का पहचान कैसे करेंगे, लाल विद्युत रोधी आवरण उस पर होगा। अगर ऐसे होगा तो उसके ऊपर ये वायर अंदर है, कॉपर वायर, तो ये आवरण कैसा होगा, लाल। तो ध्यान रखिएगा, ये आवरण हम लाल लेकर देख लेंगे, और लाल जो होगा उसे क्या बोलेंगे, वो धनात्मक है। क्या होगा वो? धनात्मक। और ऋणात्मक के लिए काला विद्युत रोधी आवरण होगा। ठीक है, काला होगा, उसका जो कवर होता है छिलका वो क्या होगा, काला होगा, और भू संपर्क तार में हरा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, नोट पॉइंट में ध्यान रखिएगा, भारत में पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब कि यहाँ पे विद्युत तन्मय तार और उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। अच्छा, विद्युत तन्मय तार को हम धनात्मक बोलेंगे, और ऋणात्मक के लिए हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे उदासीन तार। तो आपके NCERT में लिखा हुआ है, भारत में विद्युत तन्मय तार और उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कैसे हमारे घर में सप्लाई आती है, तो पोल से आएगा मेन सप्लाई से आ जाएगा फ्यूज में। जैसे पोल से एक तार लेके हम गिराएंगे, तार मेन सप्लाई में आके जोड़ देंगे, और फ्यूज फिर उसका विद्युत मापी मतलब मीटर में जाकर जोड़ देंगे, और मीटर से कहाँ चला जाएगा, वितरण बॉक्स में, जहाँ से हम आपको घर में देंगे, और वहाँ से वितरण बॉक्स से हम क्या करेंगे, प्रत्येक सर्किट को अलग अलग सेपरेट करेंगे। अगर डाइनिंग रूम का अलग जलाना है तो डाइनिंग रूम के लिए अलग वायर लेके जाएंगे, टीवी हॉल रूम जो है उसमें अलग लेके जाएंगे, रूम में जो आपका मास्टर बेडरूम है उसमें अलग लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसे करके पृथक हो जाती हैं। वैसे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, देखो हिंदी में बोलते हैं लघु पतन, जब सडनली पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पे बोल सकते हो विद्युत तन्मय तार तथा उदासीन वायर दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो जब भी अगर आपको कोई पूछेगा कि शॉर्ट सर्किट क्या होगा, तो शॉर्ट सर्किट के बारे में बताइए, पॉजिटिव और निगेटिव वायर दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अच्छा, ये शॉर्ट सर्किट में आने का कारण क्या है,
परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है या अतिभारण हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किट होने का दो कारण है कि परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाए या फिर अतिभारण हो जाए, तो ये शॉर्ट सर्किट होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अच्छा, ओवरलोड अतिभारण क्या होता है? जब हम बात करें, जब विद्युत तार की क्षमता, जैसे मान लो उसकी औकात है कि ये लोकल वायर है, ये 100 वाट की वायर है, ठीक है, और ये अगर हम कह दें कि लोकल वायर में, हमने कहा कि लोकल वायर से हम 100 वाट के बल्ब को आसानी से इजीली जला सकते हैं, परंतु अगर बात कर दिया जाए वहाँ पे हम एक हीटर को लगा दें और हीटर लगभग 1000 वाट का है, तो वहाँ पे क्या करेगा हीटर, जब इस तार से एनर्जी को लेगा तो ये तार पिघलने लगेगा और यहीं पे क्या हो जाएगा अतिभारण। तो बोला गया है जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत खींची जाती है तो यह अतिभारण उत्पन्न करता है। और अतिभारण का कारण पहला है कि तार कमजोर हो जाए, कमजोर ले लो, और एनर्जी जो आपको खींचना है वो जो एनर्जी कंजम्पशन करने वाला जो मशीन है वो आपकी हाई वोल्टता वाली हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा अतिभारण हो जाएगा और वो तार जो होती है पिघलने लगती है। इसलिए घर में हम लोग अच्छे क्वालिटी का वायर लगवाते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत संधारित्र को जोड़ना, संयोजन करना। जैसे मान लो कि हम कह दें कि एक ही सॉकेट से एमसीबी है और एक एमसीबी, जैसे हर एक घर में अगर बड़ा घर होता है तो एमसीबी डिस्ट्रीब्यूट आती हैं, मतलब बढ़ जाती हैं कि एक एमसीबी से बहुत सारा लोड हम पूरा घर का नहीं देते हैं, तो एक एक का अलग अलग कर देते हैं या एक दो का जोड़ लेते हैं। अगर वही से अगर सारे को जोड़ दें तो हम कहेंगे कि अगर थोड़ी सी, अगर एक आप लैपटॉप ही चार्ज में लगाओगे या कोई भी अगर थोड़ा सा ही अगर वोल्टेज अगर तुम अपने रूम में अगर बढ़ाओगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, या बोला जाए कि अतिभारण हो जाएगा, और अतिभारण होने से ही एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। शॉर्ट सर्किट तो बात ही छोड़ो, अतिभारण हो जाएगा मतलब कि वहाँ पे क्या हो जाएगा एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक है, आपके घर में देखोगे। अच्छा, सुरक्षा युक्ति के लिए आपके घरों में क्या लगाई जाती है? पहला तो फ्यूज़ लगाया जाता है, जैसे कि आपको घर को अपने कुछ चेंजेस करने हैं तो फ्यूज़ लगा के आप लोग फ्यूज़ जोड़ के हटा के हम अपने चेंजेस वायर को चेंज कर सकते हैं, तो फ्यूज़। और दूसरा क्या होता है भूसंपर्क तार। भूसंपर्क तार मतलब कि अगर अतिभारण, या बोला जाए कि अगर इधर इलेक्ट्रॉन, अगर बात की जाए कि आपके घर में जो करंट बह रही है उसकी उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो वो मतलब अर्थिंग कर दिया जाएगा और अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगा। और तीसरा जो होता है हमारे सुरक्षा युक्ति के लिए होता है एमसीबी। एमसीबी बोलते हैं बाबू मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है ये थोड़े से भी माइनर डिफॉल्ट्स में भी ये क्या करता है सर्किट को ब्रेक कर देता है। इसका मतलब ही है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि हमारे घर में एक बड़े नुकसान होने से, घर को ही बड़े नुकसान होने से बचा लेता है। अगर मान लो कि अगर एमसीबी नहीं होता तो हमारा घर जब भी कभी हम वायर, एक छोटा सा ही वायर अगर बात की जाए कि ओवरलोड है और शॉर्ट सर्किट हो जाए, शॉर्ट सर्किट से ही आग लग जाती है, तो ये एमसीबी उसको प्रिवेंट करता है। तो ये हमारी क्या आती है सुरक्षा युक्ति। तो इस प्रकार हम लोग अपने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हमने अच्छे से देख लिया, और ये हमारा लास्ट लेक्चर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। और हम लोग नेक्स्ट कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे या कोई चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। आप बताइए कौन सा स्टार्ट करें, केमिस्ट्री में स्टार्ट करें या फिजिक्स को ही कंटिन्यू किया जाए। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है, बाय बाय।